गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। आज हम एग्रीकल्चर 101 सीरीज का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आएगा, यू कैन नॉट स्किप दैट, वाटर शेड मैनेजमेंट पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और वाटर शेड मैनेजमेंट आपने सुना तो होगा, लेकिन कोई कोई बच्चा बता सकता है कि ये एक्चुअल स्टेट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। मुश्किल कॉन्सेप्ट नजर आते हैं, लेकिन इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा आप सारे लिख लोगे 100% मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट पे। वाटर शेड मैनेजमेंट ये आपके एग्रीकल्चर का क्वेश्चन जीएस 3 में छुपा हुआ है, जहां लिखा हुआ ना क्रॉपिंग पैटर्न्स, क्रॉप्स, इरिगेशन सिस्टम, उसमें है, आता है। ये एग्जैक्टली लिखते वो, सारे खोल कर ही लिखते सिलेबस को। उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटर शेड मैनेजमेंट। और ये कहाँ का काम आएगा? जीएस पेपर 3, एग्रीकल्चर ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल। और ज्योग्राफी क्वेश्चन भी आ सकता है, ये एनवायरमेंट में भी आ सकता है। 5-6 जगह ये इसको कनेक्ट करना आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है इसको। सबसे पहले मैं जैसे रोजाना बताता हूँ, एक डेफिनेशन लिखनी है आपने, कोई इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन सीधा डायरेक्ट। इट इज द बेस्ट डेफिनेशन, मैं कई किताबों से निकाल कर स्टैंडर्ड बुक से। इट इज डिफाइंड एज द स्पेटियल एरिया, एक ऐसा एरिया, ऐसा यूनिट फ्रॉम विच रन ऑफ फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इज कलेक्टेड एंड ड्रेन्ड थ्रू ए कॉमन पॉइंट। जो हमारा रन ऑफ है ना, बारिश आती है, तेज बारिश आती है ना, तो पानी नीचे बहता जाता है और वो सारा इकट्ठा होके नदियों में, समुद्र में चला जाता है। उसको रोकना है हमने, ऊंची जगह से नीची जगह जब जाता है वो कलेक्ट करना, और ऐसी जगह पर ड्रेन करना है, इकट्ठा करना है, पौंड में या कहीं पे भी जो है हमें नीचे कोई स्ट्रक्चर में, टैंक्स में, वो इकट्ठे करने हैं हमने एक जगह। उसको कहते हैं हम वाटर शेड। पहले तो वाटर शेड ही पता होना चाहिए, मैनेजमेंट तो बाद में करेंगे ना। इसका नहीं पता होगा तो कैसे मैनेजमेंट करेंगे? इसका मतलब कैचमेंट एरिया, कैचमेंट तो आपको पता ना, मान लिया जहां बारिश पड़ी पहाड़ों पे, वो कैचमेंट एरिया है उसका, वहां का। तो एक जगह जाएगा इकट्ठा होकर पानी उस कैचमेंट एरिया का। तो वो हमने जो है उस कैचमेंट एरिया का जहाँ पानी जा रहा है ना, वहां पे एक जगह इकट्ठा करना है और उसको जुडिशियस यूज करना है, ये मतलब है। ठीक है, ये वाटरशेड का मतलब है। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, इस पे आते हैं। वाटर अलग अलग मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज वाइज यूज ऑफ सॉइल एंड वाटर नेचुरल रिसोर्सेज विद ए ज्योग्राफिकल एरिया, जिस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर है, सो एज टू अनेबल सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड टू मिनिमाइज सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स। इसका मीनिंग देयर भाई ये है, वाटर और सॉइल के रिसोर्सेज भी, रेनफॉल तेज पड़ेगी तो हमारा सॉइल इरोजन होगा, उसको भी रोकना है और पानी को भी रोकना है, ये मतलब है। इन दोनों को हम रोक लेंगे तो क्या होगा कि हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी होगी, सिस्टम की प्रोडक्शन अच्छी होगी, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, और सबसे बड़ा जो है नेचुरल रिसोर्सेज हमारे वो डिग्रेड नहीं होंगे, सॉइल इरोजन नहीं होगा, फ्लड्स नहीं आएंगे। जो माइल्ड फ्लड्स आती है ना, सीजनल, वो फ्लड्स नहीं आएंगे। इट इज एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोच। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, ऐसा नहीं है कि एक सिंपल सा सिस्टम है भी कर लेंगे हम, कोई भी एक फार्मर कर लेगा, नो। ये होलिस्टिक अप्रोच है, कम्युनिटी ने करनी है, टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड इम्प्रूव लैंड रिसोर्सेज फॉर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन। इसको हम ये भी कह सकते हैं, टू इम्प्रूव वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। दोनों रिसोर्सेज को हमने एफिशिएंटली और सस्टेनेबल प्रोडक्शन को यूज करना है, प्रोटेक्ट करना है इनको। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने लिख दी तो आपके फुल मार्क्स है, एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी। हो सकता है कि उसको भी इतना नहीं पता हो, क्योंकि जरूरी नहीं होगा एग्रीकल्चर का एग्जामिनर होगा आपका जीएस का। द बेस्ट डेफिनेशन फॉर जीएस, एग्रीकल्चर एंड ज्योग्राफी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया में इसका सुखो माजरी, एक ये जो है वाटर शेड है, सुखो माजरी। कांडी एरिया है, कांडी एरिया में ज्यादा है ये, जहाँ पे जो ना लोअर हिल्स हैं और वहां पे पानी छोटे छोटे नालों में चला जाता है, वेस्ट होता है। कांडी एरिया ऑफ हरियाणा, हरियाणा में सुखो माजरी का पिछले कम ज्यादा नहीं तो 20 साल से जो है इसको डेवलप किया गया है। और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, जहाँ पे सभी डिपार्टमेंट ने कन्वर्जेंस दिखाई है। एग्रीकल्चर भी था वो, सिविल भी, हाइड्रोलॉजी, एवरी डिपार्टमेंट रिलेटेड टू वाटरशेड। अब ये इसका डायग्राम आप और भी देख लेना, 2-3 नेट से देख लेना, कि जब प्रेसिपिटेशन आती है तो वो एकदम से दोनों तेज आती है। मान लिया 50 mm बारिश होगी एक दिन में, तो वेस्ट चली जाएगी, वो 100 mm भी हो जाती है। आपने देखा 250 mm होगी तमिलनाडु में। तो वो जो बारिश आती है ना मानसून में, कुछ दिन, 4-5 दिन जैसे बड़ी तेज बारिश आती है, वो जो है पानी यदि हम सारा कंजर्व कर ले तो हमारी मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा, और हम उसको पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं पॉन्ड्स में, लाइफ सेविंग इरीगेशन में। तो यही है, पानी आपने जो है उसका कैचमेंट एरिया से इकट्ठा करना है। अब इसके मेरिट्स, एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज आपने लिखने हैं, बहुत सिंपल है जो मैंने बताए। एक तो सबसे पहले टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस वाटर रिसोर्सेज, जो प्रोटेक्ट करना है
और जब हम इकट्ठा करेंगे उनको, पानी को नदी नालों में जाने नहीं देंगे, कम जाने देंगे उसको, मतलब वहाँ पे, तो वो वाटर रिसोर्सेज अनाउंस भी हो जाएगा हमारा। इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ वाटर, सबसे बड़ा इसका ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है कि जहाँ पानी पड़ा है ना वहीं कंजर्व हो जाए, वो बहे ना। मीन्स या तो हम चेक डैम बना लें, या हम जो है बंड्स बना लें, या कोई ऐसी फरोज में इकट्ठा कर लें, इस तरह कंजर्व करना है। या ग्रास लैंड हो, ताकि पानी जो ना धीरे धीरे जाए आगे, ग्रास लैंड में जाए, मतलब बेयर ना हो, पहाड़ी बेयर ना हो जगह, लैंड जो है बेयर ना हो। सेफ डाइवर्शन ऑफ सरफेस रन ऑफ टू स्टोरेज स्ट्रक्चर्स थ्रू ग्रासलैंड वाटरवे, जो मैंने बताया। अब आपको समझ आ जाएगा, अभी तक आपको पता नहीं था वाटर शेड, इसे डरते थे आप इस क्वेश्चन से। इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज, देखो जहां पे हम पानी को इकट्ठा करेंगे, चेक डैम में, बर्ज में, रिजिज में, कंटूर्स में, वहां पे रिचार्जिंग हो जाएगी ग्राउंड वाटर की। देन इट विल इंक्रीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। भाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी ये होती है, मान लिया साल में एक क्रॉप लेते हैं हम, उसको हम कहते हैं 100%। ठीक है, आजकल जैसे आप हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी या आंध्रा, उधर देखो दो दो क्रॉप लेते हैं। आंध्रा में 3 क्रॉप लेते हैं राइस की, तमिलनाडु में, उसको कहते हैं हम कि इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी, 2 क्रॉप लेंगे तो 200% हो जाएगी, 3 लेंगे तो 300%। ये मतलब है, मतलब एक साल में उसी जमीन पे, सेम पीस ऑफ लैंड पे कितनी क्रॉप हमने ली है। यदि हम मिक्स क्रॉपिंग लेते हैं, 2 क्रॉप लेते हैं, तो 100 से ऊपर हो जाएगी मिक्स क्रॉपिंग में, इकट्ठी 2 फसल लेंगे, तो हमारी फसल हम ज्यादा ले सकते हैं एक साल में, यदि पानी है हमारे पास तो, इरिगेशन वाटर है। समझ गए। देन अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, भाई इसमें हम क्रॉप भी ले सकते हैं, आप फॉरेस्ट्री भी लगा सकते हैं। फॉरेस्ट्री बड़ी जरूरी है मार्जिनल लैंड पे, जहाँ पे क्रॉप नहीं हो सकती वहां पे ले सकते हैं, बर्ड्स पे ले सकते हैं। उसका फायदा ये है फॉरेस्ट्री का कि हमें फ्यूल भी मिल जाएगा, फोडर भी मिल जाएगा, पशुओं के लिए टिम्बर मिल जाएगी। सब सेल्फ सस्टेन बनाना है सिस्टम को, इकोसिस्टम को, वाटर शेड मैनेजमेंट से। देन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर सप्लीमेंट्री इरिगेशन इन क्रॉप्स, मैंने बताया जैसे भाई हम पौड में वाटर हार्वेस्टिंग करिए, जब बारिश तो हमारी जो ना, मानसून का सीजन तो 3-4 महीने है, उसके बाद पूरे साल उसको यूज कर सकते हैं वाटर, लाइफ सेविंग इरिगेशन के लिए। और क्रॉप भी ऐसी ले जो कम पानी लेती है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, और शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज। अब उसके बाद एंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, जैसे मैंने बताया भी सस्टेनेबल इकोसिस्टम करता है हमारा वाटर शेड मैनेजमेंट, हेल्प करता है। देन मैक्सिमाइजिंग फार्मर्स इनकम थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, देखो मैंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आपको बताया था, वो यहाँ भी आ गया, क्योंकि ये भी उसका पार्ट है। भी हम फॉरेस्ट्री भी लें, हॉर्टिकल्चर भी लें, फिशरी भी लें, जैसा जैसा वहाँ पे हमारी जो है अवेलेबल है रिसोर्सेज, और हमारी जो जरूरत है, जो मार्केट है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि फार्मर की इनकम करेगा, कम्युनिटी की इनकम वहाँ जब बढ़ेगी तो वो हमारा सस्टेनेबल बनेगा सिस्टम। देन इट इम्प्रूव्स ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, जब हम पानी का कटाव नहीं होगा मिट्टी का, तो हमारी ऑर्गेनिक मैटर वहाँ, जैसे हमने फॉरेस्ट्री लगाई, हमने ग्रास लैंड लगाई, उससे ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, और लाइफ स्टॉक से ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। इट इंक्रीजेज वाटर यूज एफिशिएंसी, भी हमारी जमीन इतनी बढ़िया हो जाएगी ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, तो वाटर यूज एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी, पानी एकदम से सीधा जो है तेजी से नहीं जाएगा। एंड प्रमोट्स जुडिशियल ग्रेजिंग, भाई जो ग्रेजिंग है ना, जैसे हमें ग्रास लैंड्स है वहाँ पे हमारे, हमें पता है क्या करना है, एक्सपर्ट्स की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, कि इतनी ही ग्रेजिंग कराएं गोट, शीप और लाइफ स्टॉक की, कि हमारा इरोजन ना हो, मतलब जुडिशियस कराएं, जरूरत से ज्यादा ना कराएं ग्रेजिंग। देन एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर इंप्रूविंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड ऑक्यूपेशन टू इंप्रूव सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। ये सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी अच्छी करनी, ये सबसे बड़ा हमारा गोल है। नेचुरल रिसोर्सेज को बचाते हुए उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, उस एरिया की लोकल कम्युनिटी है, उनको साथ में लेके पार्टिसिपेशन से, उनकी पार्टिसिपेशन एसेंशियल है। उसके बाद उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी बहुत जरूरी, उनको ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दे रहा है, कोई गोट्स की दे रहा है, लाइफ स्टॉक की दे रहे हैं, मशरूम के दे रहे हैं, फॉरेस्ट्री की ट्रेनिंग हो रही है। देन उनको चेक बैंड्स कैसे बनाने, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग हो रही है, कैसे बनाने हैं लो कॉस्ट में। उस, उसके बाद है ये बायोडाइवर्सिटी, वहां पर जहाँ पे भी वाटर शेड मैनेजमेंट हुई है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, पशु पक्षी, जो वाइल्ड लाइफ है हमारा, हम उसको बचा सकते हैं। फिर इसके मेन कंपोनेंट्स ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट, यदि आपके वर्ड ज्यादा हो जाए तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये मान लिया आपका 10 नंबर का आता है तो आप कम कर सकते हैं इसको ये। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहला कंपोनेंट्स क्या, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन करनी है हमने सभी तरह से, सिविल वर्क से भी, इंजीनियरिंग वर्क है, और दूसरे फॉरेस्ट्री का है, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज है। हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज होनी चाहिए, जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिस जो मैं बताता हूँ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, वो इसमें भी है।
तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, वाटर हार्वेस्टिंग पोन्ड्स बनाने हैं हमने, ऐसे छोटे छोटे पोन्ड्स बनाने हैं जहां पे भी चेक डैम्स पोन्ड्स वो बनाने हैं, ताकि वाटर की स्टोरेज जरूरी है, पहले तो कंजर्व करना है वहीं इन सिटू, और जो फालतू पानी आता है तो वो हमारे पोन्ड्स में आना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। देन फिर क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट जो है हमारे साइंटिस्ट बताएंगे, ठीक है। ग्रास लैंड्स, एग्रोफोरेस्ट्री, कौन सी वैरायटी लगेंगी, कौन सी ग्रास लैंड्स की है जिसको पानी कम चाहिए, पेरिनियल ग्रासेज लगेंगी वहां पे, ठीक है। देन फोर्थ इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जो मैंने बताया था आपको, मैंने डिटेल में बताया, उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 कंपोनेंट है इसके इंपॉर्टेंट। सिविल भी है इसमें, सिविल वर्क्स काफी है इसमें। देन लिमिटेशंस क्या है, ये लिमिटेशन आपको पता है, वाटर शेड डेवलपमेंट हरियाणा में पिछले 20 साल से हो रही है, करोड़ों रुपया लगा है, क्योंकि वो लोग जो है यार रिसोर्स लेस पर्सन जो वाटर शेड एरिया में रहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, गवर्नमेंट की सब्सिडी चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैचमेंट एरिया एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। देन कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स, भाई एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट्स जो लाइन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनकी कन्वर्जेंस होनी चाहिए, वो उनको फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग भी करे, और साथ में क्रेडिट एजेंसीज, बैंक्स एंड अदर क्रेडिट एजेंसी, वो उनका जो है उनको माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स होनी चाहिए, उनको कम इंटरेस्ट पे लोन मिले फार्मर्स को, ताकि वो एक सस्टेनेबल वाटर शेड डेवलपमेंट हो जाए वहाँ पे। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज प्री रिक्विजिट, भाई मेन स्टेक होल्डर तो आपके वही है जो उस एरिया में रह रहे हैं, वाटर शेड में आसपास, उसके अंदर जो उस पे रह रहे हैं, मान लीजिए पहाड़ी पे रह रहे हैं जो लोग, उस पहाड़ी के जितने लोग उनको साथ लेना, उसके बगैर तो है नहीं, मेन स्टेक होल्डर है वो। प्यारे विद्यार्थियों, मैं रोजाना आपसे ये एक अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को, जो रेयर वीडियो है, ये कहीं नहीं मिलेगी इंडिया में आपको, और किसी कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक रटा रटाया मटेरियल होता है, उसमें मार्क्स नहीं। इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।